हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी जानते हैं कि इस टाइम हम उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंदी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो सॉल्व करेंगे, ये आज की जो क्लास होगी वो 5th क्लास होगी। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आज जो है 5वीं क्लास है, तो डिस्कस करते हैं आज के जो है पेपर कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछले जो एग्जाम में हुए थे 2018 में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आप देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य को समाप्त करना है तो हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं। क्या उसे अल्पविराम कहते हैं? तो बिल्कुल नहीं, अल्पविराम नहीं होता है, वो होता है पूर्ण विराम। कोई भी एक सेंटेंस होता है, अगर वो प्रश्नवाचक नहीं है, सिंपल सा है क्वेश्चन, सॉरी सिंपल सा वाक्य है, तो उसको जो है पूर्ण करने के लिए, जैसे यहाँ पे योजक चिन्ह लिखा, तो योजक चिन्ह ना होके वहां पे पूर्ण विराम होता है। ये जो एक सिंपल लाइन खींची होती है, एक लाइन जो खींची होती है वो क्या होती है? पूर्ण विराम होती है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को समाप्त करने के लिए लास्ट में, जैसे हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही जैसे हम हिंदी का कोई वाक्य पूरा करते हैं तो वहां पे पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित जो है ये है। ठीक है, इसमें रेखांकित नहीं है। आपके पास जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो जो चीज लिखा वहां पर रेखांकित रहेगा। ठीक है, यहाँ बाय मिस्टेक रेखांकित नहीं हुआ है। लोहे के चने चबाकर ये एक रेखांकित है। ठीक है, इसके अंदर इसके नीचे जो है रेखा खींची गई है। तो ये बताना है कि जो रेखांकित है यानी इसका जो है अर्थ क्या होता है। बच्चों को पढ़ाते माता पिता जो है लोहे के चना चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने चबाना क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है? बहुत कठिनाई झेलना होता है। यानी कि लोहे के चने चबाना का जो अर्थ होता है मुहावरे का, क्या बहुत कठिनाई झेलना होता है, स्पष्ट बात करना होता है, बहुत ही विश्वास रखना होता है, या फिर बहुत ही आशा रखना। तो जो है जो रेखांकित अंश है, यानी कि जो माता पिता है लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका मतलब आशा रखना तो होता नहीं है, बहुत विश्वास रखना भी नहीं होता है, स्पष्ट बात करना ये भी नहीं होता, बल्कि बहुत कठिनाई झेलना होता है। आप सभी जानते हैं, किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई झेल कर ही जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका यहाँ पे यही अर्थ होता है कि लोहे के चने चबाने का जो अर्थ होता है, मुहावरा का जो अर्थ, एक मुहावरा है लोहे के चना चबाना, इसका जो अर्थ होता है वो ये है कि बहुत कठिनाई झेलना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक ये लोकोक्ति है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका सामान्य अर्थ क्या होगा या फिर इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पहला है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ये पहला ऑप्शन सही होगा। या फिर दूसरा है दोनों बराबर होना। तीसरा किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, या फिर गुण। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यहाँ दो व्यक्तियों की जो है तुलना की गई है। ठीक है, एक राजा की और एक गंगू तेली। ठीक है, एक सामान्य सा व्यक्ति, इन दोनों की तुलना की गई है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका होता है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। जो राजा होते हैं एक विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और जो गंगू तेली एक सामान्य व्यक्ति है, तो इन दोनों की तुलना करना यहाँ पे होता है। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का जो अर्थ होता है लोकोक्ति का, उसका अर्थ है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? क्या यमक होता है? बिल्कुल नहीं, वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। जहां पर एक ही वर्ड की, किसकी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ है? ता वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो मात्रिक सम छंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती उसे कहते हैं। जो मात्रिक सम छंद हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें चौपाई कहते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, क्या उसे दोहा कहते हैं, या फिर सोरठा कहते हैं, या फिर रोला कहते हैं? तो जो एक एक मात्रिक समछंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चौपाई। ठीक है, प्रत्येक चरण में
16 मात्राएं होती है, और यह जो चौपाई है एक मात्रिक समछंद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दोहा क्या होता है, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं दोहा में। और सोरठा में कितने होते हैं, जो है सोरठा जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि प्रथम और द्वितीय में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोरठा में प्रथम और द्वितीय में 11 मात्राएं होती हैं, और दोहा में प्रथम और तृतीय में, ठीक है, दोहा जो होता है प्रथम और तृतीय यानी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है, सोरठा में पहले और तीसरे में, ठीक है, पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। तो जो सोरठा होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, और जो बात करें रोला की, ये जो रोला है, रोला क्या होता है, एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, और इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, और लास्ट में यानी कि अंत में दो जो हैं गुरु अवश्य होते हैं। गुरु का मतलब होता है कि जो लास्ट में मात्राएं होती हैं उसमें 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहली लाइन में भी 2 मात्राएं रहेंगी, दूसरी लाइन में भी 2 मात्राएं रहती है, तो उनको गुरु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, वो कौन है, तो वो है चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आजीवन में रेखांकित है। ठीक है, तो इसमें शादी न करने का प्रण लिया यानी आजीवन, आजीवन में बताना कि कौन सा जो है समास होगा, क्या अव्ययी भाव समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आजीवन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। इसका जो मूल शब्द है आजीवन का वो होता है जीवन। ठीक है, और इसमें जो है आ जो है क्या लग गया है, एक अव्यय लग गया है। ठीक है, तो इस अव्ययी भाव का जो परिभाषा होता है वो होता है कि जो अव्ययी भाव होता है उसके पूर्व पद में अव्यय होता है। ठीक है, पहला यानी जो मेन शब्द होता है उसके पहले क्या लगा होता है, अव्यय लगा होता है, तो वहां पे अव्ययी भाव समास हो जाता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्या क्रोध होता है, शोक होता है, उत्साह होता है, या फिर होता है विस्मय। तो करुण करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, वो होता है शोक। ठीक है, और जो क्रोध है, क्रोध जो है किसका स्थायी भाव है, तो ये है रौद्र रस का, रौद्र रस का क्या है, क्रोध स्थायी भाव है। शोक जो है ये करुण का है। ठीक है, उत्साह जो है वो वीर रस का है, किसका है, वीर रस का जो है स्थायी भाव है। ठीक है, यानी कि जो उत्साह है ये वीरस का है, और जो विस्मय है, विस्मय किसका जो है स्थायी भाव है, तो ये है अद्भुत का, अद्भुत रस का जो है क्या है, स्थायी भाव है विस्मय। ठीक है, तो जो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शोक। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, या फिर क्रिया कहते हैं। तो वर्णों के समूह को यानी कि जो समूह होता है वर्णों का, इसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं, क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सर्वनाम नहीं होता है, अक्षर नहीं होता है, क्रिया नहीं होता है, वर्णों के जो समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। निम्न के शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको पहचानना है। ठीक है, तो क्या संसार है स्त्रीलिंग, तो संसार तो है नहीं, संसार क्या है, पुल्लिंग है। गौरव स्त्रीलिंग है, बिल्कुल नहीं। समुदाय स्त्रीलिंग है, या फिर अश्वनी, तो अश्वनी देखने से ही आपको लगता है क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है। लास्ट में ई आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में ई का जो है, अगर ई शब्द का जो है यूज हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे अश्वनी हो गया, रोहिणी हो गया, भरणी हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, संसार, गौरव, समुदाय ये क्या है, ये 3 पुल्लिंग है, और अश्वनी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है जोड़ा वो बताना है, यहाँ पे निगेटिव ध्यान रखना है। क्या बेटी का बेटियां होता है, या फिर डिबिया का डिबिये होता है, या फिर श्रोता का श्रोतागण होता है, या फिर वधु का वधुवे होता है। ठीक है, तो बेटी का तो बेटियां होता है। ठीक है, बेटी एक वचन है, बेटियां बहुवचन हो गया। डिबिया का डिबिये नहीं होता है। ठीक है, डिबिया सबसे पहली बात तो जो डिबिया लिखा है इसका जो ये एक वचन में है, और इसका जो बहुवचन होगा वो डिबिये नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा,
डिबिया हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे चंद्रबिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत है। बाकी श्रोता का श्रोतागढ़ होता है, वधु का वधुए होते हैं होता है, लेकिन डिबिया का डिबिया नहीं होता, डिबिया होता है। डिबिया का डिबिया होता है, ना कि डिबिया होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि निगेटिव पूछ रहा, तो यही ऑप्शन आपका निगेटिव है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से जो संबंध कारक वाले वाक्य हैं उनको पहचानना है। पहला है कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। दूसरा है, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा, संबंध कारक। ठीक है, तो राम खाना खाता है, क्या ये होगा, या फिर राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, या फिर राम ने रावण को मारा, या फिर माँ अपने बच्चे को मारती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि संबंध पूछ रहा है, यानी कि राधा राम खाना खाता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, राम खाना खाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, राम जो है कर्ता, वो खाना खा रहा है। दूसरा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यानी यहाँ पे हो गया संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे का शब्द यूज हो, की यूज हो, के यूज हो, ये सब यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, संबंध कारक होते हैं। तो राधा का कुत्ता क्या हो जाएगा, यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शन में संबंध कारक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। कौन से जो है शब्द विशेषण है वो आपको बताना है, क्या वो ऐतिहासिक है, उपासना है, आश्वासन है, या फिर अपेक्षा है। ठीक है, तो जो विशेषण होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो विशेष होता है वो होता है इतिहास। इतिहास को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं विशेषण में। ठीक है, यानी कि इतिहास का जो विशेषण हो जाएगा वो ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है विशेषण है, बाकी सब आपके जो ऑप्शन है वो क्या है, विशेष हैं। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना जो एक मूल रूप है उसका, ये जो मूल रूप है उसका जो है क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। क्या जागना हो जाएगा, जगवाना हो जाएगा, जागवाना हो जाएगा, या फिर जाग हो जाएगा। तो जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, वो हो जाएगा जगाना। जागना का क्या हो जाएगा, जगाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण जो वर्तमान काल है उसको स्पष्ट करना है। पहला है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, क्या ये होगा, या फिर दूसरा है कि वह घूमने जा रही है, यह तीसरा है कि वह पढ़ रहा था, या फिर मैं बाहर जाऊंगी। तो फोर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल है, ये नहीं होगा। अपूर्ण इसमें जो है भूतकाल है, वह पढ़ रहा था, क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। वह घूमने जा रही है, यहाँ पे क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है, प्रेजेंट में वो जा रही है घूमने, तो ये भी नहीं होगा। पूर्ण रहा, यहाँ पे पूछ रहा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्तमान काल है। प्रेजेंट की तुरंत जस्ट की बात कर रहा है, यानी तुरंत की बात, उसी क्षण की बात कर रहा है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, इसमें काल बताना है कि सुरेश गीत गा रहा था, क्या है, गीत गा रहा था, इसमें कौन सा काल है। क्या यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल है, या फिर पूर्ण भूतकाल है, या फिर सामान्य भूतकाल है, या फिर आसान्य भूतकाल है। तो सुरेश गीत गा रहा था, क्या है, प्रेजेंट तो है नहीं क्योंकि था है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भी नहीं है, यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अगर होता कि सुरेश गीत गाया था तो वो हो जाता पूर्ण भूतकाल, लेकिन यहाँ पे है कि सुरेश गीत गा रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि जो पक्षी है यहाँ पर रेखांकित है। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी निगेटिव बताना है। ठीक है, पक्षी का जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना है। पहला पंकज, क्या पंकज पक्षी का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल नहीं। पंकज किसका होता है, ये होता है कमल का। ठीक है, किसका होता है, कमल का होता है। दूसरा है अंडज, अंडज होता है पक्षी का
ठीक है, यहाँ पे नभचर होता है। नभचर किसका होता है? पक्षी का होता है, आकाश में उड़ते हैं। खग भी पक्षी का होता है, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन ए ऑप्शन पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है, ये नहीं है। तो हम यही ऑप्शन को सही करेंगे। क्यों? क्योंकि यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है और निगेटिव ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यानी जो अनाथ रेखांकित है इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्या अनाथ का सनाथ हो जाएगा, या फिर अज्ञ हो जाएगा, या फिर अपाहिज? तो अनाथ का सिंपल सी बात है, क्या हो जाता है? सनाथ हो जाता है इसका विलोम, यानी कि उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? निम्न शब्दों में बताना है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, यानी कि एक उसके जो है कई अर्थ हों। ठीक है, वो क्या है? नहीं बताना है। तो कनक के एक से अधिक अर्थ होते हैं। कनक का मतलब आप सभी जानते हैं, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अनंत जो है, क्या अनंत होगा? तो अनंत के भी कई सारे सब होते हैं शब्द, जैसे आपका आकाश हो गया, ईश्वर हो गया। ठीक है, या अंतहीन हो गया, या विष्णु भगवान, इनको भी अनंत कहते हैं, तो उसके भी कई अर्थ हैं। महावीर, क्या इनके अर्थ हैं? तो बिल्कुल सही, महावीर जो है हनुमान जी को कहते हैं। हनुमान को उनका जो अलग नाम बहुत बलवान भी कहते हैं। ठीक है, या फिर जैन तीर्थंकर को भी महावीर कहते हैं, तो इसके भी कई अर्थ हैं। लेकिन हत्या, हत्या जो है इसके एक से अधिक शब्द नहीं हैं। ठीक है, तो हत्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनके संबंध अध्यात्म से हैं के लिए एक ही शब्द होगा। जिनके संबंध अध्यात्म से हैं उनको क्या कहेंगे हम? ठीक है, क्या उनको आध्यात्मिक कहेंगे? बिल्कुल सही, उनको आध्यात्मिक ही कहेंगे, धार्मिक नहीं कहेंगे। धर्म से जिनका संबंध उनको धार्मिक कह सकते हैं। शास्त्र से जिनका संबंध शास्त्रीय कह सकते हैं। नैतिकता से जिनका संबंध नैतिक कह सकते हैं। लेकिन जिनका संबंध अध्यात्म से है तो सिंपल सी बात है कि उनको हम आध्यात्मिक ही कहेंगे। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? क्या अवधि अवधि होगा? ठीक है, एक अवधि इस तरीके से लिखा जाता है, एक अवधि इस तरीके से लिखा जाता है, क्या ये होगा? या फिर जो है अनुचर या नौकर होगा, या तीसरा दिया है कि आदि का अनंत होगा, या फिर अभिनय का नाटक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला होगा, यानी कि समरूपी जो भिन्नार्थक होता है जो, वो हो जाएगा आपका अवधि और अवधि। ठीक है, अवधि हो जाएगा, एक अवधि हो जाएगा। अवधि का मतलब होता है एक विशेष समय, एक विशेष टाइम होता है। अवधि कहते हैं ना कि 1 घंटे का अवधि है। ठीक है, यानी कि आपके पेपर का जो ड्यूरेशन है, अवधि है पेपर का, अवध जो कहेंगे। अवधि कितने अवधि का है? तो 1 घंटे का अवधि का, यानी कि 1 घंटे का टाइम है। या फिर जो है 2 घंटे की अवधि है दी गई है। और जो अवधि होता है, ठीक है, जो फुल अवधि होता है, यानी कि जिसमें बड़ी ई का मात्रा होता है, उसका क्या मतलब होता है? तो ये एक प्रकार की विशेष क्षेत्र की भाषा होती है। अवधि एक विशेष प्रकार की भाषा होती है। और ये जो अवधि है, ठीक है, अवधि है, इसको अवधि कहेंगे। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का समय होता है, कितने अवधि का है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही समरूपी भिन्नार्थक है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्दों को पहचानिए। रेखांकित शब्द कहाँ पे दिया है? प्रतिदिन में दिया है। ठीक है, तो प्रतिदिन में क्या है? हमें जो है क्या बताना है? रेखांकित शब्दों को पहचानना है। ठीक है, यानी इसमें है क्या? प्रतिदिन में क्या है? क्या उपसर्ग लगा है, या फिर अव्यय है, या फिर सर्वनाम है, क्या है? तो यहाँ पे आप सभी समझ सकते हैं कि दिन क्या होता है, एक जो है मूल शब्द होता है, और उसमें क्या लगा है आगे उसके एक अव्यय लगा है। क्या लगा है? अव्यय लगा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन सा है मिलाप में? ठीक है, जो मिलाप शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? क्या मिल प्रत्यय है, या फिर आप प्रत्यय है, या फिर अप है, या फिर लाप है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के पहले नहीं लगता, बाद में लगता है। ठीक है, मूल शब्द के बाद में। जैसे मान लीजिए मिल क्या हो गया? एक मूल शब्द है, और इसमें हम आप लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? मिलाप हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है? वो लगा है आप प्रत्यय। आप प्रत्यय लगने के बाद ये मिलाप हो गया है। ठीक है, मिल में हम आप लगा देते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है मिलाप, इस टाइप से। ठीक है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का जो संधि रूप है वो क्या होगा?
क्या प्रत्याघात होगा, प्रत्याघात होगा, प्रत्याघात होगा या फिर प्रतिआघात होगा। तो ये तीन तो होंगे नहीं किसी भी तरीके से, आप देख के भी समझ जाएंगे। प्रति प्लस आघात का मतलब होता है, या ऑप्शन निरूप होगा प्रत्याघात। क्या हो जाएगा, प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महाऔषध, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, महाऔषध का जो है क्या करना है, संधि विच्छेद। तो क्या महा प्लस औषध हो जाएगा, बिल्कुल सही। महाऔषध का जो संधि विच्छेद है वह महा प्लस औषध बराबर क्या हो जाएगा, महौषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महौषध हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी औषधि तो होगा ही नहीं, औषधि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ही यहाँ पे सही है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव बताना है आपको। ठीक है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनसे उनके जो बिगड़े रूप होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जो हिंदी में हम यूज करते हैं वो होते हैं तद्भव। तो पाषाण होगा, कंगड़ होगा, प्यासा होगा या फिर पच्छ होगा। क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव कौन सा होगा, क्या वो पाषाण होगा, तो बिल्कुल नहीं। पाषाण क्या होता है, एक तत्सम शब्द होता है, और यहाँ में बताना है तद्भव। तो क्या होगा, ये कंगन होगा। कंगन का जो तत्सम होता, सॉरी तद्भव होता है वो होता है कंगन। तो ये जो कंगड़ है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है। क्या प्यासा होता है, बिल्कुल सही, प्यासा होता है। ठीक है। प्यासा क्या है, एक तद्भव शब्द है। अगर इसकी तत्सम की बात करें तो वो होता है पिपासु। क्या हो जाता है, पिपासु हो जाता है। यानी कि प्यासा का जो तत्सम है वो पिपासु हो जाता है, प्यासा एक तद्भव शब्द है। ठीक है। पक्ष जो लिखा है ये एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो पंख हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है, पंख हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, तद्भव बताना था। तो तीन यानी पाषाण, कंगड़ और पक्ष, ये क्या है, ये है तत्सम। ठीक है। और हमें तद्भव बताना है, तो ये तद्भव जो है वो प्यासा तद्भव यहाँ पे हो जाएगा। प्यासा सिर्फ तद्भव, बाकी सब तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें गलत जो वाक्य है वो कौन है। क्या आज मैं यहीं रहूंगा, यह अशुद्ध है। तो आज मैं यहीं रहूंगा ये नहीं होगा। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो सही है यानी कि आज मैं यहीं रहूंगा, ये तो सही वाक्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। दूसरा कि सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि सज्जन लोग नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक तो जन भी लगा है और साथ में लोग भी लिखा है, यहाँ पे लोग नहीं लगा होना चाहिए था, सज्जन भला ही सोचते हैं ये हो सकता था। ठीक है। तो यही आपका शुद्ध है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। सज्जन भला ही सोचते हैं, इसका शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे आज खाने का की मन नहीं होती है, ये भी अशुद्ध है। आज मुझे खाने की मन नहीं होती, आप पढ़ के भी आपको लगता होगा कि यह अशुद्ध है कि शुद्ध है। तो इसमें कहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है, किस जो है शब्द में कह सकते हैं कि गलती है। क्या मुझे में गलती है, या फिर जो है आज में गलती है, या फिर खाने का इसमें गलती है, या फिर जो है गलती है डी नंबर है मन नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है मुझे आज खाने का मन नहीं होता है कह सकते हैं, होती नहीं कह सकते। ठीक है। मन नहीं होता अगर यहाँ पे होता तो ये ऑप्शन सही होता, यहाँ पे होती लिखा है इसलिए ऑप्शन ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाच्य के कितने प्रकार हैं, जो वाच्य है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो हमने इससे पहले क्लास लिया था, उसमें भी वाच्य का प्रकार पूछा गया था, तो हमने बताया था कितने प्रकार होते हैं, वो होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कृतवाच्य, ठीक है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब आता है आपका एक गद्यांश। गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके गद्यांश से होते हैं। इसमें दिया गया होता है, इसमें निर्देश में कि प्रश्न संख्या 28 से 32 उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 28 से 32 तक के जो भी क्वेश्चन है वो आपको गद्यांश से ही ढूंढ के बताने हैं, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे गद्यांश में लिखा उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। अब एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, इसका शीर्षक क्या है। तो गद्यांश है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रण्य है, यानी कि सबसे आगे है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई
1861 को। कब हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता जो थे वो ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की उम्र, छोटी सी उम्र में कविता लिखी थी। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि यानी बिना डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेम से रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है, जिसके लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की इन्होंने भरपूर निंदा की। इनका विरोध इतना तीव्र था कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कौन सी उपाधि लौटा दिए थे? तो नाइटहुड की। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन जो है 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आज 6 अगस्त है, कल के दिन यानी 7 अगस्त को 1941 में कलकत्ता में हो गया था। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। ठीक है, तो ये गद्यांश दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पहला दिया कि जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो कौन है? अगर आपने गद्यांश नहीं भी पढ़ी तो भी आपको पता है कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है जन गण मन और राष्ट्रगान के रचनाकार? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? जो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी, क्यों की थी? क्या उन्हें यह उपाधि नहीं पसंद थी इसलिए, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, या फिर बंग भंग के आंदोलन में के विरोध में, या फिर ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली थी? तो उन्होंने उनसे लिया तो था नहीं ब्रिटिश शासन ने, उन्होंने खुद लौटाई थी। बंग भंग के आंदोलन के विरोध में नहीं लौटाया था, बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि लौटाई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे किसान लोग मारे गए थे, उस हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी जो उपाधि है नाइटहुड की वो वापस कर दी थी ब्रिटिश शासन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके गद्यांश में दिया भी गया है। क्या वो काबुली वाला है? बिल्कुल नहीं। मास्टर साहब है? जी नहीं। पोस्ट मास्टर है? जी नहीं, बल्कि है वो गीतांजलि। कौन है? गीतांजलि है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। ठीक है, 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए और रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये भी आपके गद्यांश में दिया है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मई को हुआ था। कहाँ किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था, इनका जो जन्म है 1861 है। 7 मई 1861 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। ये आपके गद्यांश में दिया है, आपको दिखा भी देते हैं एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है 1861 में। ठीक है, तो ये इनका जन्म है। ठीक है, कब हुआ था? 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको जो है इन्होंने कौन सी उपाधि वापस करी थी? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके गद्यांश में लिखा होता है। यहाँ ये देखो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो ये भी दिया गया है। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की थी। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये भी आपके गद्यांश में मेंशन है। तो सारी चीजें मेंशन होती हैं, आपको जो है बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो क्या ये ब्रह्म समाज के थे? बिल्कुल सही। इनके जो पिताजी थे वो ब्रह्म समाज के क्या थे? नेता थे। ठीक है, तो पहला ये भी सही है।
नेक्स्ट है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपके गद्यांश से नहीं है बल्कि अलग से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तुलसीदास की जो रचना नहीं है वो बताना है। तो दोहावली तो तुलसीदास की होती है, गीतावली भी तुलसीदास की है, रामचरितमानस भी है, लेकिन यामा तुलसीदास की नहीं है बल्कि किसकी है, महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। ठीक है, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। महादेवी वर्मा को दिया था, या फिर जयशंकर प्रसाद को दिया था, या फिर मैथिली शरण गुप्त को दिया था, या फिर सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। तो गांधी जी ने जिस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था वो कौन थे, वो थे मैथिली शरण गुप्त। इनको गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। कहीं 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 राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी लिखा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है। ये देवदास उपन्यास है, ये एक उपन्यास है। इसके जो उपन्यासकार हैं कौन है, और ये जो उपन्यास है देवदास, इसके ऊपर जो है 3 बार फिल्म बन चुकी है। तो जाहिर सी बात है 3 बार बनी है तो इम्पोर्टेंट है। कौन है इसके उपन्यासकार, क्या वो प्रेमचंद है? बिल्कुल नहीं, वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कई बार आपको एग्जाम में चट्टोपाध्याय भी देखने को मिल सकता है, तो इनका पूरा नाम ही शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। इन्होंने जो उपन्यास लिखी उसका नाम देवदास है, जिस पर 3 बार फिल्म भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी की रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कामायनी के रचनाकार कौन है, क्या वो जयशंकर प्रसाद है? बिल्कुल सही। कामायनी के जो है रचयिता है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 37 क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस किया है। अगर आप भी सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में तो आप हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये जो क्लास हम ले रहे हैं पर डे आप सभी को पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।